हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। क्या अच्छे होंगे? इतना पढ़ाई का बर्डन है, क्या अच्छे होंगे? ये तो डायलॉग है, कैसे हैं आप लोग अच्छे होंगे। पढ़ना तो भाई बर्डन है या कुछ है, पढ़ाई तो करनी है, पढ़ना है, क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत टफ है। हर चीज़ में आगे बढ़ने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना ज़रूरी है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने के लिए अच्छे से पढ़ाई ज़रूरी है। पढ़ोगे तभी कुछ कर पाओगे। हर चीज़ को अच्छे से पढ़ना है, कल होके कंपटीशन क्लियर करना है, और कंपटीशन क्लियर करने के बाद हमें सबसे अलग बनना है और लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है। तो इसी मोटिवेशन के साथ हम अगली क्लास शुरू करते हैं बेटा। स्टार्ट करते हैं। लॉज ऑफ मोशन चल रहा है, चैप्टर नंबर 5। लॉज ऑफ मोशन में मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में कितने टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं सब बताया, बहुत अच्छे से बताया, ये फोर्स वो फोर्स। अब देखना, लास्ट वीडियोस देखना। आज एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। टॉपिक का नाम है फ्री बॉडी डायग्राम। अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम, कि सर ये फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, व्हाट इज द फ्री बॉडी डायग्राम, कोई भी आपसे पूछ सकता है कि ये फ्री बॉडी डायग्राम हम किसे कहते हैं, व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम। तो जितने भी हमने फोर्सेस पढ़े हैं अब तक, अगर मैं सारे फोर्स को किसी भी बॉडी पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं, 2, 4, 5, 6, जितने भी, अगर आप किसी डायग्राम में सारे फोर्सेस को शो करते हो तो उसे कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। सो इट इज अ डायग्राम विच शोज ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन एनी बॉडी। किसी भी बॉडी पे जितने तरह के फोर्स काम करते हैं, उन सारे फोर्सेस के डायग्राम को आप जिस डायग्राम से शो करोगे बेटा, उसे कहेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मान लो मैंने कहा कि एक बॉडी है, वो सरफेस पे रखी हुई है, तो बताओ इस पे कितने फोर्स काम करेंगे। तो बोलोगे सर, मान लो आपने अप्लाइड लगाया, एक फोर्स, नॉर्मल लग गया दूसरा फोर्स, mg लग गया तीसरा फोर्स, सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन लग गया चौथा फोर्स। तो दिस इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। इसे कहते हैं FBD। ये बन गया FBD किसका? इस बॉडी का। तो फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ये हुआ बेटा कि जितने भी फोर्सेस लगते हैं, जितने भी फोर्सेस किसी भी बॉडी पे, उस डायग्राम को हम कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। द ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। आप जिस डायग्राम से जितने भी फोर्सेस काम करते हैं, आप उन्हें शो करते हो, हम उसे कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। इस बात का ध्यान रखना, आप अच्छे से ध्यान रखना। अब बोलोगे सर जरा एक एग्जांपल और बताओ। चलो मैं बताता हूं। आपने देखा होगा कि इस तरह की चीज को हम पुली कहते हैं। क्या कहते हैं? पुली। दिस इज कॉल्ड पुली। पुली किसे कहते हैं? जिसके ऊपर से रोप पास करता है। रोप यानी स्ट्रिंग। मान लो एक पुली है और इसके ऊपर से एक रोप पास कर रहा है, और इस रोप से 2 मासेस बंधे हैं, एक मास M1, एक मास M2। अब मैंने कहा इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भैया इस मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, FBD बनाओ। तो इसका मतलब आप क्या बनाओगे? इस पे जितने फोर्सेस लग रहे हैं सारे फोर्स दिखाने हैं। ध्यान से देखना बेटा, ये हो गया M1G, क्योंकि आपको पता है वेट तो, ग्रेविटी तो फोर्स लगाती ही लगाती है। फिर मैंने पढ़ाया था, आप याद करो लास्ट लेक्चर में, कोई भी मास अगर स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो स्ट्रिंग भी एक फोर्स लगाती है, बॉडी को खींचती है, उसे कहते हैं टेंशन, T। ये 2 फोर्स हो गया। तो मैं ये बना दिया फ्री बॉडी डायग्राम। किसका बना दिया फ्री बॉडी डायग्राम बेटा? इस मास M1 का। दिस इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। बोलोगे सर नॉर्मल क्यों नहीं लगा? क्योंकि कांटेक्ट सरफेस नहीं है। कांटेक्ट सरफेस होगा, जब सरफेस के साथ कांटेक्ट होगा तभी नॉर्मल लगेगा। 2 ऐसे फोर्स जो बिना कांटेक्ट के नहीं लगते, एक नॉर्मल और एक फ्रिक्शन। ये दोनों कांटेक्ट फोर्स हैं। यहां इस मास का किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट नहीं है, तो यही फोर्स लगेंगे और कोई फोर्स नहीं लगेगा। फिर मैंने कहा इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, M2 का। बोलोगे सर अभी बना देते हैं। रुको सर, ये देखो सर, इस पे काम करेगा M2G और इस पे काम करेगा टेंशन। ये हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो किसी भी बॉडी का अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है बेटा, तो जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सभी को शो करना है। दिस इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम।
यस, और कुछ नहीं है, यही है आपका फ्री बॉडी डायग्राम। बोलोगे सर अभी मजा नहीं आया, हमें एक और एग्जांपल समझाओ सर। तो ये तो समझ में आ गया, अब मैं इसको हटा ही देता हूं कि हम इसे क्या कहते हैं, पुली कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इस गोले को पुली कहते हैं। इसको हटाओ। अब मैं नेक्स्ट डायग्राम, नेक्स्ट चीज बताऊंगा आपको। ये सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम। अब जैसे बेटा मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, जरा सुनिएगा बेटा आप। थोड़ा सा जगह देख के बनाते हैं, क्योंकि अभी मैं इसमें और डिस्कस करने वाला हूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मान लो मैंने कहा अब कुछ ऐसा डायग्राम बनाओ। अब कुछ ऐसा हुआ है कि एक मास सरफेस पे है और एक मास एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है जो पुली से पास कर रहा है और दूसरे मास से कनेक्टेड है। ठीक है, अब बताओ यहां पे क्या बोलोगे, सर आपके पास दो मासेस हैं, m1 और m2। ठीक है, अब बोलोगे सर ये मास सरफेस पे है और ये मास हवा में हैंग कर रहा है। अब आप बोलोगे सर आप इन दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, मतलब जहां मैं बोलूं FBD बनाओ, समझ जाना जितने फोर्स शो हो रहे हैं सब दिखाना है। स्टार्ट करो। इस पे लगेगा m1G, ये mg तो काम करता ही करता है, अर्थ तो हर चीज को खींचती ही खींचती है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। दूसरा स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, टेंशन, बस हो गया, दो ही फोर्स काम करेंगे। अब मैंने कहा इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो एक तो इसका m2G, एक फोर्स नीचे की तरफ, स्ट्रिंग है तो टेंशन, सरफेस है तो नॉर्मल, स्मूथ है तो फ्रिक्शन नहीं, स्मूथ नहीं तो फ्रिक्शन, स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन नहीं। ध्यान रखना, ये तभी दिखाना जब रफ बोलेगा, अगर रफ नहीं बोलेगा तो फ्रिक्शन नहीं शो करना है, ये सब चीज याद रखना है। अगर स्मूथ बोलेगा तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा, जब स्मूथ नहीं बोलेगा, रफ बोलेगा, तब ये फोर्स दिखाना है। क्यों? फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट, टेंशन इसे आगे ले जाना चाहेगा, खींचना चाहेगा, फ्रिक्शन पीछे काम करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन के टेंडेंसी के अपोजिट, ये आगे जाने की कोशिश करेगा टेंशन के कारण, टेंशन खींचेगा तो अपोजिंग फोर्स इधर काम करेगा। तो ये सब जो बन रहा है बेटा, ये सब फ्री बॉडी डायग्राम बन रहा है। दिस इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम, FBD। जितने भी फोर्सेस काम कर रहे हैं सबको शो कर दो, दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम। ये FBD किसका हो गया, M का, ये BD किसका हो गया, M2 का, ये BD किसका हो गया, M1 का, ये BD किसका हो गया, M2 का, ये BD किसका हो गया, M1 का। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हम इसी को कहते हैं, जितने भी फोर्सेस लगे सबका फ्री बॉडी डायग्राम, दिस इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। हर बॉडी का, हर मास पे लगने वाले फोर्स को जित डायग्राम होता है उसको कहते हैं उस मास का FBD। ये है इस मास का FBD, ये है इस मास का FBD, ये है इस मास का FBD, ये है इस मास का FBD। ऑल फोर्सेस जिस डायग्राम में शो हो उसे फ्री बॉडी डायग्राम। ये सिंगल मास था, इसे कहेंगे कनेक्टेड मास, ये दो कनेक्टेड मास है, किससे, स्ट्रिंग से। इसे भी कहेंगे कनेक्टेड मास, किससे, स्ट्रिंग से। फर्क है कि यहाँ एक मास सरफेस पे है, यहाँ एक मास हवा में झूल रहा है, यहाँ पे एक दोनों मास एयर में है तो सारे कनेक्टेड मास, ये भी कनेक्टेड मास, ये भी कनेक्टेड मास, ये फ्री मास। तो कहने का मतलब ये था कि आप जिस डायग्राम से किसी भी बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस को शो करते हो वही कहलाता है फ्री बॉडी डायग्राम। एक फोर्स तो तुरंत लगता है, mg तो हर जगह लगेगा, टेंशन वहीं लगेगा जहां स्ट्रिंग है, और नॉर्मल और फ्रिक्शन वहीं लगेगा जहां कांटेक्ट सरफेस है। और फ्रिक्शन तब तक नहीं लगाएंगे जब तक सरफेस रफ नहीं बोलेगा, अगर सरफेस स्मूथ बोलेगा फ्रिक्शन नहीं शो करेंगे। इन सब बातों का भी ध्यान रखना है। अब बेटा आप इसको देख लो, ये सब फ्री बॉडी डायग्राम है। इसको कहते हैं कनेक्टेड मास, दो मास कनेक्टेड है स्ट्रिंग से। स्ट्रिंग किससे पास कर रहा है, पुली से। पुली किसे कहते हैं, वो जो जिसके ऊपर से रोप पास करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। अब मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं एक और फ्री बॉडी डायग्राम, ध्यान से सुनो बेटा। अब मान लो कहीं पे कुछ इस तरह की बात आ गई कि एक मास है m जो एक इंक्लाइंड प्लेन पे है, इसे हम पढ़ाने जा रहे हैं मास ऑन इंक्लाइंड प्लेन, मास ऑन इंक्लाइंड प्लेन।
इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा। जैसे हमने एक मास का दिखाया, कनेक्टेड मास का दिखाया, एक और मास लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई मास किसी इंक्लाइंड प्लेन पे है जिसका इंक्लाइनेशन थीटा है, थीटा किसे कहते हैं बेटा? थीटा को कहते हैं इंक्लाइनेशन। थीटा इज कॉल्ड इंक्लाइनेशन। किसका इंक्लाइनेशन है थीटा? इंक्लाइंड प्लेन का। किसका? इंक्लाइंड प्लेन का। तो अब मैं ये बताऊंगा कि अगर कोई मास इंक्लाइंड प्लेन पे है, इंक्लाइंड प्लेन ढाल पे है, तो इसके ऊपर क्या क्या फोर्स काम करेंगे वो सिखाने जा रहा हूं। जरूर सीखिएगा तभी आगे क्वेश्चंस कर पाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सुनना। सबसे पहले क्या क्या फोर्स काम करेंगे आपको पता है। सबसे पहले बेटा एक तो mg, ये तो पहला फोर्स लगना ही लगना है। अर्थ हर चीज को खींचती है, वो तो लगना ही लगना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी चीज, ये मास सरफेस के साथ कनेक्शन में है, सरफेस के साथ। तो आपको पता है जब कोई मास सरफेस के साथ कनेक्ट होता है तो नॉर्मल फोर्स लगता है। तो नॉर्मल फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर, नॉर्मल इसलिए तो कहलाता है। सरफेस यूं है तो यूं लगेगा। कितने फोर्स हो गए? 2 हो गए। फिर सोचो जरा, समझो जरा, ये मास नीचे की तरफ आना चाहेगा। इस मास की टेंडेंसी है नीचे की तरफ आने की। ऑब्वियसली कोई बच्चा भी बता देगा सर ये मास नीचे आएगा, सर इसकी टेंडेंसी नीचे आने की है। तो फ्रिक्शन फोर्स अगर है तो इधर काम करेगा, और अगर नहीं है, सरफेस स्मूथ है, तो इसको शो ही नहीं करना है। फ्रिक्शन फोर्स तब तक मत दिखाना जब तक रफ सरफेस ना बोले, इस बात का ध्यान रखना। अगर बोल दिया कि नॉर्मल इंक्लाइंड प्लेन है, अगर बोल दिया नॉर्मल इंक्लाइंड प्लेन है, रफ सरफेस नहीं है, स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं शो करेंगे। जब बोलेगा रफ सरफेस है तब शो करेंगे। और टेंशन कहां शो होता है? जब स्ट्रिंग से कनेक्टेड होता है। जितने भी फोर्सेस पढ़ाए हैं, जो जो आ रहे हैं वो सब मैं दिखा रहा हूं आज। अब बताओ जरा ध्यान से, 3 फोर्स लग गए, mg, नॉर्मल एंड फ्रिक्शन। बस फिनिश। फ्रिक्शन ऊपर क्यों लगा? अभी मैंने बताया क्यों लगा बेटा, इसलिए कि ये मास नीचे की तरफ टेंडेंसी है। स्लाइड करेगा तो नीचे ही आएगा, करेगा तो नीचे आएगा। तो फ्रिक्शन हमेशा पता है मोशन या मोशन की टेंडेंसी का अपोज करता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। एक स्पेशल नोट्स, एक स्पेशल कॉन्सेप्ट जो आपको हमेशा लर्न करना है, याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं मैं। कॉन्सेप्ट ये है कि कहते हैं लोग कि जो मास इंक्लाइंड प्लेन पे होता है बेटा, जो मास इंक्लाइंड प्लेन पे होता है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जो मास इंक्लाइंड प्लेन पे होता है उसके वेट का, उसके mg का 2 पार्ट ब्रेक करना है, 2 कंपोनेंट्स ब्रेक करने हैं। वेक्टर में पढ़ा होगा आपने, मेरी वेक्टर की वीडियोस जाएंगी देखना। चैप्टर नंबर 4 में हर चीज के 2 पार्ट्स टूटते हैं, हर चीज के 2 पार्ट फिजिक्स में। तो इस mg को 2 पार्ट में तोड़ना है, इसको लर्न कर लेना। एक पार्ट इधर आएगा, किधर? सरफेस के परपेंडिकुलर, और एक पार्ट इधर आएगा, किधर? सरफेस के पैरेलल। एकदम रट जाओ, रटो, इसको समझ लो। इस mg के 2 पार्ट तोड़ने होते हैं। कौन से मास का? किसका? कौन से बॉडी के FBD में? जो मास इंक्लाइंड प्लेन पे है उसके mg को 2 पार्ट में ब्रेक करना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जरूर ध्यान रखिएगा। अब बोलोगे सर कैसे ब्रेक करें? तो अगर ये थीटा है तो आपका ये भी थीटा होने जा रहा है। एक ही कलर से बनाऊंगा, ये भी थीटा। बोलोगे सर मुझे समझ में नहीं आया कि सर ये थीटा तो ये थीटा क्यों हुआ? आपको मैं बताता हूं। आपने सुना होगा ऑल्टरनेट एंगल। क्या ये ऑल्टरनेट एंगल है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं है। क्या ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है? बिल्कुल नहीं, नहीं है। फिर ये एंगल कैसे सेम हो गया? बोलोगे सर ये एंगल कैसे सेम हो गया? ना तो ये ऑल्टरनेट एंगल से सेम हो रहा है, ये तो इंक्लाइनेशन है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन सर ये एंगल यहां कैसे हो गया? यही एंगल आपने यहां क्यों मान लिया? ये मुझे बताओ, समझाओ। तो एक कॉन्सेप्ट है, आप हमेशा याद रखिएगा सर प्लीज। पहला कॉन्सेप्ट याद रखना ज्योमेट्री का, ये बहुत काम आएगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा कि एंगल between 2 lines is same as angle between their perpendiculars। इसको ध्यान से समझिए।
क्या बताया गया? कहते ये है ज्योमेट्री में कि जो दो लाइन एंगल बनाते हैं उनके परपेंडिकुलर्स भी वही एंगल बनाएंगे। जैसे ये दो लाइन है, मेरे फिंगर्स को देखो, इनके बीच एंगल थीटा है, अगर इसके ऊपर दो परपेंडिकुलर डाल दें हैं तो इनके बीच भी थीटा ही बनेगा। यही है ज्योमेट्री। तो गौर से देखो, ये वाली लाइन इसकी परपेंडिकुलर, गौर से देखो ये वाली लाइन इसकी परपेंडिकुलर, वंस अगेन ये वाली लाइन इस लाइन की परपेंडिकुलर, ये वाली लाइन इस लाइन की परपेंडिकुलर, और ये दो लाइन कितने एंगल पे? थीटा। तो ये दोनों भी आपस में थीटा ही बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों इन दोनों के परपेंडिकुलर्स हैं। ये है एक नया ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट। हमेशा मैं लूंगा, कभी कभी मैं अक्सर थीटा लेके यहां थीटा बना दूंगा, कई जगह वही थीटा कहीं और दिखा दूंगा। आपको देखने में लगेगा ना तो ये ऑल्टरनेट एंगल है ना तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो सर ने थीटा कैसे सेम ले लिया? तो जरूर समझ जाना कि जरूर वहां पर के दो लाइन और यहां पर के दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इस कारण थीटा लिया गया है। इसको ध्यान से समझना। तो ये थीटा से थीटा कैसे बराबर हुआ? ना ऑल्टरनेट ना करस्पॉन्डिंग, ये कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है बेटा? कि जो दो लाइंस एंगल बनाते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस जो होगा वही एंगल बिटवीन उनके परपेंडिकुलर्स के बीच होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इस कारण अगर ये आपस में थीटा बना रहे हैं तो ये दो लाइन इस दो लाइन के परपेंडिकुलर हैं, ये दो लाइन इस दो लाइन के परपेंडिकुलर हैं, इस कारण ये भी थीटा होगा। हो गया क्लियर? अब बताओ आप ध्यान से, जब हमें किसी चीज के कंपोनेंट को, एक चीज को दो टुकड़े में तोड़ना होता है तो वेक्टर में पढ़ाया था, जिस साइड एंगल आएगा उधर का पार्ट कॉस में आ जाएगा, तो mg cos थीटा, और दूसरी तरफ पार्ट आ जाएगा mg sin थीटा। बस यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बस पहले तो थीटा कैसे हुआ वो मैंने समझाया। अब मैंने क्या कहा था? जो मास इंक्लाइंड प्लेन पे होता है उसके mg के दो टुकड़े करने होते हैं। सबसे पहले ये करना पड़ेगा वरना काम नहीं चलेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कंपोनेंट में पता है एक चीज के दो टुकड़े, एक जाएगा नॉर्मल टू द इंक्लाइंड प्लेन और एक जाएगा अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। हमेशा याद रखना फिक्स है, इधर का पार्ट कॉस में आएगा क्योंकि एंगल के तरफ पार्ट कॉस में जाता है और दूसरी तरफ पार्ट साइन में जाता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट, इसको नहीं भूलना। ये काम जो मास इंक्लाइंड प्लेन पे होगा उसकी फ्री बॉडी एफबीडी में ये शो होना चाहिए। ये एक्स्ट्रा काम आपको करना पड़ेगा बेटा, ये आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा वर्क ये करना पड़ेगा। प्लीज रिक्वेस्ट है करना। तो जो मास इंक्लाइंड प्लेन पे होता है उसके mg को दो कंपोनेंट में तोड़ना ही तोड़ना है, हर हाल में ब्रेक करना है, तब आगे की बात बनेगी, वरना नहीं बनेगी, तब आगे हम प्रोसीड कर पाएंगे। तो ये जो था ये आपने देखा, दैट वाज द एफबीडी, किसका? उस मास का जो इंक्लाइंड प्लेन पे है। सब ध्यान से समझो, उस मास का जो किस पे है? इंक्लाइंड प्लेन पे है। तो ये सब फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ा रहा हूं, ये किसका बनाया? जो इंक्लाइंड प्लेन पे है। कभी नहीं भूलना इस बातों को, ध्यान से देखो, बहुत अच्छी चीज बताई मैंने। अब बोलोगे सर कुछ और चीज बताओ, बड़ा मजा आ रहा है मुझे समझने में। सर मुझे ना सर एक आध और बताओ, एक वीडियो इतना अच्छे से समझा रहे हो तो थोड़ा सा एक और वीडियो बनाओ। जैसे मैं आपको एक और बताता हूँ, जरा सुनना, ध्यान से सुनना। मान लो मैंने कहा कि एक कार है, कार छोटी बन गई, नहीं कौन सी कार है ये? तो बस लग रही है। बनाते हैं बड़ा, फॉर्च्यूनर बनाते हैं, फॉर्च्यूनर। कार बेकार है, फॉर्च्यूनर बनाते हैं। हटाओ इसको, हटाओ भैया, फॉर्च्यूनर की डिमांड है, फॉर्च्यूनर बनाते हैं। फॉर्च्यूनर बनने में तो बहुत टाइम लगेगा लगता है। देखो, हाँ किसकी डिमांड आई थी? चलो एक कार बनाते हैं, कार में पहले फॉर्च्यूनर बनाते हैं, ठीक है? चलो बेटा, ये एक कार है आपके पास, ये बन गया मेरा फॉर्च्यूनर, ये आ गया फॉर्च्यूनर। हाँ, अब क्या है, मान लो इसके अंदर एक मास है, जो एक मास है, ये देखो एक मास है जो स्प्रिंग से कनेक्टेड है। क्या है? एक गाड़ी है, एक कार है, ये रहा कार, अब बना कार। हाँ, और ये गाड़ी आगे की तरफ जा रही है, कितने एक्सेलरेशन से? ए एक्सेलरेशन से।
राइट। अब मैंने कहा इस मास का FBD बनाओ, तो FBD का मतलब इस मास पे लगने वाला फोर्स बताओ। FBD कोई पूछे मतलब उस पे लगने वाला फोर्स। बोलोगे सर अभी हम बताए थे, 2 मिनट की बात है सर, यूं बताते हैं। सबसे पहले तो सर इस मास पे पहला फोर्स काम करेगा mg, राइट, क्योंकि mg तो काम करना ही करना है। दूसरी बात, सर स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, सर स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो ऊपर काम करेगा टेंशन। स्ट्रिंग हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, टेंशन हमेशा बॉडी से अवे होता है। लेकिन सर एक बात और, आपने पढ़ाया था कि अगर कोई मास एक ऐसे डब्बे में बंद हो, आप देखना लास्ट टू लास्ट वीडियो, स्यूडो फोर्स याद करो। अगर कोई मास एक ऐसे सिस्टम में बंद होता है जिस सिस्टम के पास एक्सेलरेशन होता है, तो उस एक्सेलरेशन के कारण उसके अंदर बैठे हुए बॉडी पे स्यूडो फोर्स काम करता है। मैंने लिफ्ट का भी एग्जांपल देके समझाया था। तो चूंकि ये मास इस सिस्टम में बंद है और सिस्टम के पास एक्सेलरेशन है, तो इस एक्सेलरेशन के कारण इस मास पे पीछे की तरफ एक फोर्स आ जाएगा MA। व्हाट इज MA? ये कौन सा MA याद करो, याद है आपको? इसे कहते हैं स्यूडो फोर्स, जो मैंने आपको पढ़ाया था। ये हो गया इस मास का FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। जितने फोर्स लगने हैं दिखा देना है। mg टेंशन, ये मास किसके अंदर है? एक सिस्टम के अंदर जो एक्सेलरेशन से जा रही है। इस सिस्टम को क्या कहते थे याद करो? नॉन इनर्शियल फ्रेम। सब वीडियो लिंक है, सब वीडियो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, ध्यान रखना। पिछली वीडियोस को देखते हुए आना है, तब मजा आएगा। तो जब कोई भी बॉडी एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में रहती है, यानी एक्सेलरेशन वाले सिस्टम में रहती है, तो इस एक्सेलरेशन के कारण इस पे लगेगा स्यूडो फोर्स, जिसकी डायरेक्शन जिधर एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट, ये अपोजिट। तो ये बन गया क्या? इस मास का क्या कहोगे? FBD। तो फ्री बॉडी डायग्राम मैंने कई मासेस का दिखाया, हर तरह के बॉडीज का दिखाया। तो फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस दिखा दो, वो बन जाता है उस मास का फ्री बॉडी डायग्राम। एक चीज याद रखना, जो मास इंक्लाइंड प्लेन पे होता है उसके FBD में याद करो मेरे साथ, जोर से याद करो, तेज याद करो। उस मास के FBD में उसके mg को 2 टुकड़ों में तोड़ना है। एक का पार्ट इधर कॉस में, इधर का पार्ट साइन में। ये एक्स्ट्रा काम यहां करना है। कहां? जो मास इंक्लाइंड प्लेन पे है, और कहीं नहीं। दैट्स ओवर। ये हमने बताया फ्री बॉडी डायग्राम, हर तरह के बॉडीज का। फ्री बॉडी का FBD का मतलब सारे फोर्स दिखाने हैं। ठीक है बेटा? तो अब मैं एक टॉपिक नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं। टॉपिक का नाम है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। पहले FBD क्लियर हो गया, मुझे पूरी उम्मीद है क्लियर हो गई होगी आपसे। अब बहुत तेज बच्चे हो, मुझे किसी ने बताया कि सर आप जिनको पढ़ाते हो वो बहुत तेज बच्चे हैं, जरा मैं एक बार पानी पी लूं। तो बच्चे, ये अभी जो टॉपिक हमने पढ़ाया दैट वाज FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं, बच्चों ने बहुत पसंद की ये क्लासेस। बहुत डिमांड है लाइव क्लासेस की, सर लाइव क्लासेस आप करो। मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ दिल्ली में। मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, अपलोड करूंगा अपने चैनल पे। लाइव क्लासेस हो रही है, आप देखना, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो लाइव क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट करूंगा। अभी मैं कुछ लेक्चर्स को अपडेट करूं क्योंकि पेपर्स में आने वाले हैं। और जब ये पढ़ोगे तो लास्ट के जो लेक्चर्स होंगे 3-4 लेक्चर्स, तो देखना वो नीट और जेई के होंगे, कॉम्पिटिटिव लेक्चर्स होंगे। मैं एक ही प्लेलिस्ट में सब डाल रहा हूं। ये नहीं कि नीट और जेई का अलग, आपको ढूंढने में परेशानी हो। आप जैसे सिस्टम से पढ़ते आओगे, सारे फोर्स सिस्टम से पढ़ते आओगे, ये फोर्स वो फोर्स ये फोर्स ये फोर्स, टॉपिक आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा आगे, जब एंड हो जाएगा बेसिक लेवल, लास्ट की 3-4 वीडियो बहुत ज़बरदस्त होगी। ज़रूर देखना, उसमें कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन होंगे बेटा, बहुत अच्छी वीडियोज़ होंगी। आप पढ़िए, और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए मेरे को कमेंट कीजिए, मेरे चैनल पे कमेंट कीजिए आप। मैं इसको देखकर नेक्स्ट में रेक्टिफाई करूंगा। कुछ क्वेश्चंस पूछना है आप मेरे को सेंड कर दीजिए, मैं उसे ज़रूर डिस्कस करूंगा। ऐसे मेरी कोशिश रहती है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस करा दूं। ठीक है? आप बिल्कुल विदाउट एजिटेशन, आप कितने भी दूर बैठे हों, कहीं भी हो, अदर स्टेट में हो, इवन कंट्री से बाहर हों, आप कुछ भी प्रॉब्लम आपको लगे आप मुझसे ज़रूर डिस्कस कीजिए। एक टॉपिक और डिस्कस करूंगा और नेक्स्ट क्लास में फिर मोशन ऑफ मासेस दिखाऊंगा। टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। बोलोगे सर ये इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस क्या चीज है, जरा आप हमें समझाइए। कहा यह जाता है बेटा कि अगर किसी भी बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, राइट, और बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, बहुत सारे, लेकिन नेट फोर्स जो है, नेट फोर्स समझो आप, बहुत सारे फोर्सेस हैं बट उसमें जो नेट फोर्स है वो 0 है। बोले सर ये नेट फोर्स 0 का क्या मतलब हो गया?
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कि नेट फोर्स जीरो है? नेट फोर्स जीरो का मतलब फोर्स लग रहे हैं बट उनका नेट इफेक्ट जीरो है, नेट इफेक्ट नहीं है, टोटल इफेक्ट जीरो है। ये कब पॉसिबल होता है, जरा ध्यान से सुनना। ये तभी होगा बेटा जब राइट साइड फोर्स को, जो फोर्स राइट साइड डायरेक्शन में है, उसे वो वाला फोर्स बैलेंस कर रहा है जो नीचे की तरफ है। राइट साइड, सॉरी नीचे की तरफ मैंने बोल दिया, जो लेफ्ट साइड है। किधर है? लेफ्ट साइड है। यस, तो हम किसे कहेंगे बेटा, आप बताइए, हम किसे कहेंगे इक्विलिब्रियम? किस बॉडी को कहेंगे इक्विलिब्रियम? कि फोर्सेस तो बहुत सारे लगेंगे लेकिन नेट फोर्स जीरो होगा। और ये कब होगा? राइट साइड वाले फोर्सेस को लेफ्ट वाला कैंसिल कर देगा। एंड नेक्स्ट, एंड ध्यान से सुना। अब क्या है बेटा, जो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है उसको डाउनवर्ड वाला कैंसिल कर देगा। जो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है उसको डाउनवर्ड वाला कैंसिल कर देगा। तो आप क्या बोलोगे? वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। एंड बहुत अच्छी चीज बताऊंगा, नोट ध्यान रखना, ध्यान से समझना। एंड अभी बहुत कुछ बताऊंगा इक्विलिब्रियम के बारे में। और क्या बताया गया? एंड सुनो ध्यान से, अगर कोई मास इंक्लाइन प्लेन पे है तो वो कैसे इक्विलिब्रियम में होगा? ये तो हो गया इसका। अब बताओ बेटा, अगर कोई मास इंक्लाइन प्लेन पे है, किसके लिए? फॉर मास ऑन इंक्लाइंड प्लेन, जो अभी मैंने पढ़ाया था अभी 2 मिनट पहले। अगर कोई मास इंक्लाइंड प्लेन पे है तो उसके लिए क्या लगेगा इक्विलिब्रियम का मतलब? कि जो फोर्स इंक्लाइंड प्लेन पे ऊपर की तरफ लग रहा है, फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, कहां? किधर? ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। उसे कौन बैलेंस करेगा? वो फोर्स जो इंक्लाइंड प्लेन पे नीचे की तरफ लग रहा है। जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है उसको नीचे तरफ वाला फोर्स बैलेंस करेगा। यानी फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो कोई भी बॉडी बेटा इक्विलिब्रियम में कब होता है? सब पे क्वेश्चंस कराऊंगा। कब? जब नेट फोर्स जीरो हो। नेट फोर्स कब जीरो होता है? राइट वाले को लेफ्ट वाला बैलेंस कर ले। नेट फोर्स कब जीरो होता है? ऊपर वाले को नीचे वाला फोर्स पास कर ले। और अगर इक्विलिब्रियम में है तो वो और इंक्लाइंड प्लेन पे अगर इक्विलिब्रियम में है तब कैसे होगा? जो फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन लग रहा हो ऑन द इंक्लाइंड प्लेन पे ऊपर की तरफ लग रहा हो, उसको दूसरा फोर्स बैलेंस करे जो इंक्लाइंड प्लेन पे नीचे की तरफ लग रहा है। मतलब हर तरफ से फोर्स बैलेंस हो जाए उसको कहते हैं वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, अदरवाइज नहीं कहते हैं इक्विलिब्रियम में। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है, नेट फोर्स जीरो, मतलब ऑल फोर्सेस विल बी बैलेंस। राइट वाले को लेफ्ट, लेफ्ट वाले को राइट, अप वाले को डाउन या डाउन वाले को अप। इंक्लाइंड प्लेन पे हो तो ऊपर की तरफ वाले को नीचे वाला फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल करें, बॉडी को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम में है। दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर कोई चीज नहीं चलती है तो यही कॉन्सेप्ट लगेगा, राइट वाला को लेफ्ट, लेफ्ट वाले को राइट, अप वाले को डाउन, डाउन वाले को अप। इंक्लाइंड प्लेन पे हो तो जो ऊपर की तरफ लग रहा है इंक्लाइंड प्लेन पे, वो नीचे तरफ वाला फोर्स बैलेंस कर लेगा। यही है कॉन्सेप्ट, यही है इक्विलिब्रियम। फोर्स लगेगा बट नेट इफेक्ट जीरो होगा। दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब बेटा बोलोगे सर ठीक है सर, इक्विलिब्रियम तो आपने पढ़ा दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बॉडी मान लो इक्विलिब्रियम में नहीं है तो बॉडी मूव करेगी, ये तो होता है। अगर बॉडी मूव कर रही है तो इक्विलिब्रियम में नहीं है, और बॉडी मूव नहीं कर रही है, फोर्स लग रहा है, बॉडी मूव नहीं कर रही है, नेट फोर्स जीरो है, बैलेंस है, सारे फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। वो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट यही होता है बेटा। जैसे मान लो एक एग्जांपल कराते हैं हम आपको। मैंने कहा एक मास है और ये सरफेस रफ है। दिस इज व्हाट? रफ सरफेस। साफ में बोल रहा हूं, रफ सरफेस बोल रहा हूं, इसका मतलब फ्रिक्शन काम करेगा। अब बताओ इस पे क्या क्या फोर्स काम करेगा? इधर से काम करेगा अप्लाइड फोर्स, इधर से काम करेगा फ्रिक्शन फोर्स, इधर से काम करेगा नॉर्मल, इधर से काम करेगा mg। ठीक है, हो गया 4 फोर्स। अब बोलो इक्विलिब्रियम में। अब मैंने कहा इफ मास इज इन इक्विलिब्रियम, तो बोलोगे सर अभी आपने पढ़ाया इक्विलिब्रियम का मतलब फोर्सेस बैलेंस, राइट को लेफ्ट, इक्वेशन नंबर 1।
अप को डाउन, इक्वेशन नंबर 2, बस यही हुआ। ये दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। यस, दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। सारे फोर्सेस बैलेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। ध्यान से सुनना, इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट। मान लो आपने कहा नहीं सर, अब मुझे एग्जांपल बताइए इंक्लाइंड प्लेन का। चलो बताते हैं इंक्लाइंड प्लेन का। चलो, आपके पास एक मास है, किस पे है मास? ये इंक्लाइंड प्लेन पे। ये रहा आपका मास। अब बताओ बेटा, इस मास पे क्या क्या फोर्स काम करेगा, जल्दी बताओ। अभी आपने पढ़ा था mg, नीचे पढ़ा था नॉर्मल, इधर काम करेगा। फिर मैंने क्या कहा था बच्चे, याद कीजिए, जो मास इंक्लाइंड प्लेन पे हो तुरंत उसी समय mg के दो टुकड़े तोड़ना, तुरंत। तो ये mg याद करो, इधर क्या आता था mg का mg cos थीटा, इधर क्या आ जाएगा mg का mg sin थीटा। ये तो करना ही करना है। और सरफेस रफ है, जैसे वहां रफ था यहां भी रफ है, तो फ्रिक्शन इधर काम करेगा। हो गया, फोर्स दिखा दिया। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप नहीं समझ रहे हो, पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे हो। जो मास इंक्लाइंड प्लेन पे होता है उसके mg के दो पार्ट तोड़ने हैं। बार बार रिपीट कर रहा हूं, एक पार्ट कॉस में, एक पार्ट कॉस में, एक इधर का पार्ट साइन में। बस आप क्या बोल रहे हो कि सर ये मास इक्विलिब्रियम में है। फिर मैंने कहा ये मास इक्विलिब्रियम में है। अगेन मास किसमें है? इक्विलिब्रियम में। इसका क्या मतलब हुआ? सारे फोर्स बैलेंस। तो इंक्लाइंड प्लेन पे कैसे फोर्स बैलेंस दिखाओगे, देख लेना, ध्यान से सीखो। जो इंक्लाइंड प्लेन पे ऊपर की तरफ लगेगा वो इधर नीचे की तरफ लगेगा। यानी पहला बनेगा F = mg sin थीटा, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, और जो इधर लगेगा वो इधर लगेगा, इधर वाले को इधर वाला बैलेंस करेगा, और जो इस इंक्लाइंड प्लेन के नॉर्मल लग रहा है तो जो ऊपर लग रहा है वो नीचे बैलेंस करेगा। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा बेटा, ध्यान से सुनिए, प्लीज ध्यान से सुनिए। एन को कौन बैलेंस करेगा? नॉर्मल फोर्स को mg cos थीटा, mg cos थीटा, mg cos थीटा। यस, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो अब आपको समझ में आया कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो क्या करना है। सबसे पहले जो फोर्स लगेंगे वो दिखाना है। इक्विलिब्रियम का मतलब सारे फोर्सेस को एक दूसरे के बैलेंस करा देना है। दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। यही होता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। बार बार मैं बोल रहा हूं, इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। यहां क्या करना है, इंक्लाइंड प्लेन पे कोई मास है तो क्या करोगे, सोचो क्या करोगे। सबसे पहले फोर्स दिखाओगे mg नॉर्मल, और मैंने कितनी बार बताया, mg का दो पार्ट, mg cos थीटा, mg sin थीटा। mg sin थीटा नीचे लाएगा, यही नीचे लाएगा, इस कारण से फ्रिक्शन ऊपर काम करेगा। अब चूंकि क्या बोल रहे हो आप, लाने की कोशिश करेगा लेकिन वो आ नहीं रहा है क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। तो क्या होगा, इधर से बैलेंस, इधर से बैलेंस, खत्म, बन जा। ऐसे बनते हैं इक्विलिब्रियम के इक्वेशन। राइट लेफ्ट, अप डाउन, अप द इंक्लाइन, डाउन द इंक्लाइन, नॉर्मल टू द इंक्लाइन, नॉर्मल टू डाउन द इंक्लाइन। सारे फोर्सेस को बैलेंस। ये इंक्लाइन प्लेन का इक्विलिब्रियम का इक्वेशन, ये नॉर्मल हॉरिजॉन्टल का, सारे फोर्स बैलेंस। दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब जरा इक्विलिब्रियम में एक छोटी सी बात और डिस्कस करना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा, देखिएगा ध्यान से बेटा। थोड़ा इक्विलिब्रियम टॉपिक लेंदी है इसलिए मैं करवा रहा हूं, और आप अच्छे से जरूर करना। मैं बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं इक्विलिब्रियम का। जैसे एक कॉन्सेप्ट आया इक्विलिब्रियम पे, ध्यान से सुनना, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है कि एक कार है। कार तो मैं फॉर्च्यूनर ही बनाता हूं, छोटी मोटी कार तो बनाता ही नहीं। बहुत पसंद है फॉर्च्यूनर, है नहीं मेरे पास बट पसंद है मेरे को। तो आगे बढ़ते हैं, जब कार की बात आती है फॉर्च्यूनर याद आता है। अब बेटा सुनो ध्यान से, अब क्या बोला जा रहा है कि इसके अंदर एक मास है, ठीक है, और ये कार आगे जा रही है एक्सेलरेशन ए से। क्या क्वेश्चन है, एक कार है, कार के अंदर एक मास है, कार आगे की तरफ जा रही है, कितनी एक्सेलरेशन से? ए एक्सेलरेशन से। अच्छे से सुनिएगा। और क्या दिया उसने, ध्यान से सुनना बेटा, म्यू। म्यू का मतलब जानते हो, जब म्यू आता है कब, जब फ्रिक्शन की बात आती है। उसने क्या दिया है, म्यू। म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन, किसके बीच? मास एंड कार। मास एंड कार, इन दोनों सरफेस के बीच, बिटवीन मास एंड सरफेस ऑफ कार, ठीक है। म्यू, म्यू की वैल्यू ध्यान रखना। और म्यू की वैल्यू भी गिवन थी यहां 0.1, एक क्वेश्चन करा रहा हूं 0.1।
पूछा क्या था उसने कि बताओ ये ए जो है, व्हाट इज ए, एक्सेलरेशन ऑफ कार। ए क्या है बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ कार। उसने क्या पूछा था सवाल में, फाइंड एक्सेलरेशन ए ऑफ कार इफ मास m is at rest inside the car। क्या बोला उसने, कार तो चल रही है लेकिन कार के अंदर का जो मास है वो रेस्ट में है। आप ध्यान से समझो, उसने क्या बोला है बेटा, जो ये मास है ना, ये मास यस, ये मास रेस्ट में है, ये मास रेस्ट में। उसने ये बोला है कि कार तो चल रही है लेकिन ये जो मास है, ये वाला मास, ये रेस्ट में है। साफ बोला है, कार बढ़ रही है अपने एक्सेलरेशन से लेकिन उसके अंदर जो मास है वो हिल डोल नहीं रहा, वो अपनी जगह पे बैठा हुआ है, इंजॉय कर रहा है फॉर्च्यूनर कार को, हिल ही नहीं रहा है, वो आराम से चिपका, आराम से बैठ रहा है, कार जा रही, वो अंदर बैठा हुआ है। तो आपको क्या निकालना है, कार का एक्सेलरेशन, कि कार किस एक्सेलरेशन से चल रही है। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, आपके कॉन्सेप्ट को सारा सवाल ये क्लियर कर देगा। सबसे पहला आप कभी भी कोई क्वेश्चन करने की, जो आप मैं पहली बार क्वेश्चन में आया हूं, आपको मैं बता दूं, ट्रिक बता दूं, ध्यान से सुनिएगा। कभी भी आप क्वेश्चन को करने जाओ तो सुनो ट्रिक क्या है। ट्रिक, सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला ट्रिक को हटा के मैं स्टेप लिख देता हूं। सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले, पहली बार क्वेश्चन आया, ध्यान से सुनना। सबसे पहले FBD, ड्रॉ FBD, पहला काम FBD, राइट। स्टेप 2, बैलेंस द फोर्स, बैलेंस द फोर्स। कब, जब आपको लगे वो मास हिल नहीं रहा है, जिस मास के बारे में बात की गई वो इक्विलिब्रियम में है। ये स्टेप याद रखना। तो करते हैं अब स्टार्ट। चलिए, ये रहा आपका मास। अब बताओ इस मास पे क्या फोर्स काम करेगा। तो स्टार्ट करो। सबसे पहले mg, गुड। दूसरी चीज, मास सरफेस के साथ कनेक्टेड, तो नॉर्मल, नॉर्मल फोर्स सरफेस करता है ना, मत भूलो, नॉर्मल। तीसरी चीज, कान खोलो, दिमाग खोलो, आंखें खोलो, बस। अब बताओ ये मास किसके अंदर है, एक सिस्टम के अंदर। सिस्टम के पास क्या है, एक्सेलरेशन। क्या मैंने पढ़ाया, जहां कोई मास एक एक्सेलरेटिंग सिस्टम के अंदर आ जाए, जिसको मैंने पिछली वीडियो में कहा था नॉन इनर्शियल फ्रेम। हर मूविंग चीज कहलाती है नॉन इनर्शियल फ्रेम। जहां आपको लगे कोई भी मास अकेला नहीं है, एक डब्बे में बंद है, एक कार में बंद है, एक ट्रेन में बंद है, एक प्लेन में बंद है, किसी चीज में बंद है और वो चीज आगे जा रही है एक्सेलरेशन के साथ, तो इसका इफेक्ट इस पे आता है स्यूडो फोर्स के रूप में। इधर जिधर जा रही है गाड़ी उसके अपोजिट। बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी, 2 वीडियो पीछे जाना आप। तो आ गया पीछे की तरफ एक और फोर्स आ गया, M × A। ये कौन सा फोर्स है, बार बार बताता हूं मैं, स्यूडो फोर्स। और स्यूडो फोर्स इसको पीछे खिसकाना चाहेगा, टेंडेंसी पीछे आने की करेगा, तो तुरंत फ्रिक्शन इधर काम करेगा। दिस इज योर फ्रिक्शन फोर्स। 4 फोर्स लग गए, कहानी हो गई खत्म। पहला फोर्स mg, सरफेस से तो नॉर्मल, ये मास एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, मूविंग वाले एक्सेलरेशन वाले डब्बे में बंद है, उसी को तो कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। तुरंत इसके कारण पीछे स्यूडो फोर्स हो गया। अब उसने क्या कहा है बेटा, ये मास रेस्ट में है, इसके अंदर गाड़ी चल रही है, चलने दो, हम तो बात इसकी कर रहे हैं, हम तो बात इसकी कर रहे हैं, ये रेस्ट में है। तो इसका मतलब फोर्सेस को कर देंगे बैलेंस। बैलेंस का मतलब लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, राइट इज इक्वल टू लेफ्ट, F इज इक्वल टू M × A। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अप इज इक्वल टू डाउन, अप इज इक्वल टू डाउन, N इज इक्वल टू mg। इक्वेशन नंबर 2, ये बन गया इक्वेशन। पहला स्टेप ड्रॉ द फोर्स डायग्राम, सेकंड बैलेंस द फोर्स। कब, जब कोई मास स्टेबल हो, रुका हो। अब आगे की कार्रवाई करते हैं। मुझे निकालना है म्यू, तो थोड़ा सा ब्रेन लगाना। आपके पास तो बहुत ब्रेन है, इतना ब्रेन जितना आपके पास है, इतना मैं तेज होता तो मैं कहां से कहां रहता। आप तो मुझसे बहुत ज्यादा तेज हो बेटा। आप तुरंत बोलोगे सर एक काम करो, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को सर डिवाइड कर दो, काम हो गया आपका। कैसे डिवाइड करो, फ्रिक्शन बाय नॉर्मल, उधर डिवाइड करो राइट साइड, mm कट जाएगा,
ए बाई जी। अब बोलोगे सर क्यों डिवाइड किया सर? आपके सपने में आया जो आपने डिवाइड किया? नहीं, सपने में नहीं आता, सपने आते नहीं, नींद कहां पूरी होती जो सपने आएंगे, दिन रात तो पढ़ाना पड़ता है। सपने नहीं आया, सपने में कुछ नहीं आया बेटा, हमने डिवाइड किया तो उससे m चला गया। और आप याद कीजिए, मैंने पढ़ाया था फ्रिक्शन के फॉर्मूले में लास्ट वीडियो में, फ्रिक्शन बाय नॉर्मल ही तो म्यू बनता है, फ्रिक्शन फोर्स बाय नॉर्मल फोर्स म्यू इज इक्वल टू ए बाई जी। याद करो, फ्रिक्शन फोर्स बाय नॉर्मल फोर्स ही तो कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो हमें निकालना है। आ गया बेटा। आने के बाद अब बताओ, यहां से हमें ए निकालना है तो ए इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो म्यू इंटू जी। बस म्यू की वैल्यू निकालनी, हमें क्या निकालना था? ए, म्यू की वैल्यू गिवन है 0.1, सॉरी मैंने पहले म्यू बोल दिया, हमें म्यू नहीं ए निकालना है, म्यू तो गिवन है ना, ए निकालना है। कितना हो गया बेटा? 0.1 और जी की वैल्यू हो गई, लोग 9.8 लेते हैं, यहाँ पे लोग कभी कभी 10 लेते हैं। अगर 9.10 नहीं बोला है तो 9.8 लेंगे, बोला है कि 10 लो तो 10 लोगे। मैंने कहा यहाँ पे जी 10 लो, ग्रेविटी को 10 लो तो 10 ले लिया। कितना आ गया आंसर? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द कार। तो एक सवाल हमने करवाया इस मास के इक्विलिब्रियम पे, फिर से देख लें। मास कार के अंदर, कार के पास एक्सेलरेशन, कार चल रही है बट ये मास अंदर रुका हुआ है। आपको इस कार का एक्सेलरेशन बनाना है, बताना है। क्या करेंगे? इस मास में पहला स्टेप, कोई भी सवाल हो इस चैप्टर में, पहला स्टेप सभी फोर्स को दिखाएंगे। मास पे क्या फोर्स काम करेगा? mg। सरफेस कांटेक्ट में है नॉर्मल। मास एक एक्सेलरेटिंग सिस्टम के अंदर बंद है जिसे नॉन इनिशियल फ्रेम कहते हैं, तो इस एक्सेलरेशन के कारण इस पे लगेगा पीछे की तरफ स्यूडो फोर्स। फिर क्या कहा उसने? ये मास रेस्ट में है, स्टेबल है, तो क्या करेंगे? इक्विलिब्रियम आ गया, ये मास इक्विलिब्रियम में है तो राइट इज इक्वल टू लेफ्ट, अप इज इक्वल टू डाउन, दो इक्वेशन बनाएंगे। फिर तुरंत ब्रेन लगाएंगे और दोनों को डिवाइड करेंगे, F बाई एन इज इक्वल टू ए बाई जी। फ्रिक्शन बाय नॉर्मल क्या होता है? म्यू, पढ़ा चुका हूं, ए बाई जी, क्रॉस मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू म्यू जी, म्यू इज इक्वल टू 0.1, जी ले लेता हूं मैं 10, 9.8 भी ले सकते हैं, अप्रॉक्सी 10 भी। आंसर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ऑफ द कार। एंड थैंक यू वेरी मच। बस फिनिश। इक्विलिब्रियम के काफी कुछ करा दिए। लास्ट के 2-4 वीडियो में जब नीट और जेई के होंगे, बड़े अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के लेवल के सवाल होंगे, इसका अपर लेवल, अपर बाप दादा वाला लेवल। बेटा आप जरूर इस वीडियो को देखो और इक्विलिब्रियम, फ्री बॉडी डायग्राम सब कुछ समझाया। आज अच्छी क्लास लगी मेरे को, आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप ज़रूर पढ़ना और कभी भी कोई भी शिकायत है आप ज़रूर करना। तारीफ हो तो वो भी करना, अच्छी लगे तो वो भी कमेंट करना। आप जितना सपोर्ट करोगे हम उतने अच्छे से मेहनत करेंगे और आपकी फिजिक्स में मास्टर बनाएंगे। ये सोचा है मैंने कि फिजिक्स में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, उन्हें कुछ सिखाना है, बस आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होता, वीडियो देखो, रिपीट करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, देखो बार बार, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, तब आप बहुत अच्छा रिजल्ट दोगे। बहुत अच्छा, मैं बता रहा हूं, बहुत अच्छा रिजल्ट दोगे बेटा। तो आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में अब बॉडी को मूव कराऊंगा। आज तो मैंने रेस्ट में रोक रखा था, अब मैं मूव कराऊंगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा। आज के लिए इतने ही बच्चे। थैंक यू वेरी मच।